Okay, students, see, very good morning to all of you. And last lecture we have completed with the point of your Payment and Settlement Act. Okay, and as I told you, like you people have to go through it, थोड़ा study करो, read करो और मुझे बताओ कि आपको क्या समझा इस act के through. Regulation क्या बनाया उन्होंने वैसा. No, 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 not for this one. I think I asked बसंती you. हाँ, इसके बारे में मैंने पूछा था आपको, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के बारे में. Am I right? यस. बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का आपको अमेंडमेंट देखना था कि 2012 में क्या चेंजेस किए थे, 2017 में क्या अमेंडमेंट्स बनाए थे, किसने किसने रीड किया. जितना आता है वो एक दो लाइन में बताओगे तो भी चलेगा. बताओ मुझे कितने लोगों ने रीड किया. पहले बी वेरी ऑनेस्ट एंड टेल मी. हाँ, अगर किया है तो हाँ, नहीं किया है तो नहीं, कोई बात नहीं. चलो बोलो. यस. अच्छा, कितने लोगों ने नहीं किया है, रीड नहीं किया है, वो लोग अपना हैंड रेज करेंगे. सबको आता रहेगा ना कैसे ऑनलाइन हैंड रेज करना है. अच्छा अंजू, वेरी गुड, वेरी ऑनेस्ट स्टूडेंट. यस, लेट मी सी. अच्छा, तीन चार. और जो लोग अपना हैंड रेज नहीं करने वाले हैं तो मैं उनके लिए ऐसा अज्यूम करूंगी कि तुम लोगों ने मतलब ये what we can say, तुम लोगों ने एक्चुअल में रीड किया है, सो दैट आई कैन आस्क यू द क्वेश्चन. जो लोगों का रेज हैंड नहीं है वो लोगों को क्वेश्चन जाएगा. अरे वाह, बाकी बहुत सारे लोगों ने रीड किया है मतलब. ओके चलो, आई थिंक हियर आई के 12 लोगों ने रेज हैंड किया, इट मीन दे हैव नॉट रीड. मैं जब इनका ये नहीं है. ओके, तफसीर ने, तफसीर सैयद तफसीर, आई थिंक यू हैव रेड द पॉइंट. तफसीर, फिरोज, रेनू, निक्की, डाली. यस डाली, हैव यू रेड द पॉइंट्स? यस. डाली का भी, डाली का रेज हैंड तो नहीं है. कम ऑन डाली, यू कैन टेल मी. आर यू देयर? डाली आर यू देयर? मतलब डाली तो चली गई पूरी तरह से. ओके, अवंतिका. यस अवंतिका. अवंतिका इज ऑल्सो नॉट सेइंग. देखो तुम लोग ना रेज हैंड कर रहे हो, डाली अवंतिका ना आंसर दे रहे हो. ओके देन अमृता लक्ष्मी. यस. व्हाट अबाउट सत्यम? यस सत्यम. ओके आरती, दो यू हैव नॉट रेड इट बट स्टिल यू कैन रेज द हैंड ना कि बाबा नहीं हो पाया, सो यू कैन रेज द हैंड. यस निक्की तिवारी. यस निक्की. मैम। निक्की थोड़ा रीड किया था बेटा आपने. यस मैम, मैं आपको मैम स्मॉल में बता देती हाँ हूँ। एकदम शॉर्टकट में बता दो, चलेगा. मैम, फॉरेन जो फॉरेन बैंक के रिलेटेड था हाँ. अमेंडमेंट में, हाँ. उसमें है कि हम जो भी है मतलब सबके लिए इन्वेस्टमेंट करना है, जो या तो हमें फॉरेन में करना है या फॉरेन को इंडिया में करना है, तो उसके लिए बैंक गवर्नमेंट में जो है ये स्टैम्प मतलब स्टैम्प ड्यूटी का जो है मैम कि जो मनी है वो कन्वर्ट करवा सकते हैं और स्टैम्प ड्यूटी पे करने की कोई जरूरत नहीं है। एंड मैम वो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में जो वोटिंग राइट्स है, मतलब प्राइवेट सेक्टर को 10% है, अच्छा. 2010 से रिलेटेड मतलब एक्ट। एंड मैम और मतलब बैंक्स को अथॉरिटी है कि वो जो है बैंक्स को, सॉरी मैम भूल गई और हाँ, पढ़ा। कोई बात नहीं, लेकिन बहुत अच्छे से स्टडी किया आप. एटलीस्ट वो दो तीन पॉइंट इतना अच्छे से बोल पाए. इट्स अ रियली गुड थिंग, रियली अप्रिशिएट. आई थिंक ऑल ऑफ यू कैन क्लैप फॉर हर ऑल्सो. क्लैप का कोई रहता है क्या साइड इधर ऑनलाइन में? यस. क्लैपिंग का कुछ दिखता है तुम लोगों को? लेट मी सी, मुझे आता है क्या? हाँ अच्छा, आ रहा है. यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड. सीख गया यार तुम लोग, मुझे भी सीखना एंड पड़ेगा मैम लगता है तुम लोगों से. वेरी गुड एक्चुअली निकी, ना वेरी वो नाइस. वेरी गुड. मैम हाँ. उसमें ना एक्चुअली मतलब क्लियर दिख नहीं रहा था, इसीलिए नहीं हो पाया कोई बात मैम नहीं, कोई बात वीडियो। नहीं. ओके देन दिस वन हु इज दैट? Dali is saying मैं बाहर हूँ. ओके. अवंतिका, you want to say something बेटा? अवंतिका, have you read?
यस मैम। हाँ अवंतिका, थोड़ा जितना आता है उतना एक्सप्लेन करो। कौन सा मैम? आई कौन सा मतलब अभी यहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी। हाँ सॉरी मैम। चलो ठीक। अवंतिका, एक्चुअली आई हैव गिवन यू some homework like not for you only, like for all SYBBI class to come with the amendment of 2012 and 17 of banking regulation act. just read करके आना है और जितना समझा उतना बोलना था। ओके। देर रेनू का अभी तक माइक नहीं आ रहा है बराबर से। अमृता लक्ष्मी, सत्यम, सत्यम आर यू रेडी? यस सत्यम। सत्यम को कुछ नहीं बोलना है। व्हाट अबाउट मनीषा? यस मनीषा। Okay, so I think from my point of view, the student who really raised their hand as and they are being very honest कि like उन्होंने नहीं read किया है, it's really appreciable one. But the thing is that कि next time से ऐसा मत करो। Next time से if I'm giving you some work to do, आप लोग complete करोगे। Okay student? हम्म। ओके मैम। Okay, now अभी अपना hand low down करो। Yes, Lower ma'am. your hand now. तुम लोग अरे ऐसे ही बोलते यस मैम ओके, लेकिन कोई कुछ नहीं करता टाइम आता है तो, है ना? ओके चलो नेक्स्ट मैम टाइम देखते एक्चुअली हैं। मुझे पता ही नहीं था ये रीड करके आना है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से ठीक से करो। और अभी भी टाइम है घर पे, घर पे भी अभी जैसे मैंने तुम लोग को अगर पीडीएफ सेंड करती हूँ, थोड़ा रीड किया करो इसको ठीक से। ओके चलो ओके लेट्स मैम। स्टार्ट विद द न्यू एक्ट हियर। एंड सी पेमेंट एंड सेटलमेंट वी हैव ऑलरेडी सीन कि व्हाट एग्जैक्टली दैट। नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। Okay, so what is exactly the Negotiable Instruments Act here? So, negotiable instruments are money or cash equivalent. Okay, this can be converted into liquid cash subject to certain condition. They play an important role in the economy in settlement of debts and claims. The transaction involving the negotiable instrument in our country are regulated by law and the framework of the statute which governs the transaction of this instrument is known as the Negotiable Instrument Act. This act was framed in our country in the year 1881 when the British ruled our country. Prior to 1881, the transaction governing negotiable instrument were regulated under the cover of Indian Contract Act 1872. This act has been amended as many as 23 times to meet the needs of the time. The last amendment was made in 2002 here. Okay. So what you understood by this word? Negotiable instrument मतलब exactly यहाँ पे क्या है? बताओ मुझे स्टूडेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब यहाँ पे कोई असेट है कि जिसको हम लोगों को मनी और कैश में कन्वर्ट करना है। ओके, और उसको मनी और कैश के फॉर्म में यूज करना है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स आर मनी और कैश इक्विवेलेंट और वी कैन से दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड कैश सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। मतलब इट विल एक्ट एज अ इट विल बी एक्ट एज अ ट्रांजैक्शन। अगर हम लोग कोई ट्रांजैक्शन करते हैं सो वी कैन डू द ट्रांजैक्शन, लेकिन वो ट्रांजैक्शन के थ्रू जो अपने पास कोई है मतलब ऐसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है तो उसको हम लोगों को कैश में भी कन्वर्ट करने के लिए आना चाहिए। और ये मैम जो फॉर एग्जांपल चेक। हाँ फॉर एग्जाम्पल चेक हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे चेक इज, एक मिनट, चेक इज नॉट एग्जैक्टली द मनी, वो पैसा तो है नहीं, लेकिन चेक को देख के तुम लोग कोई ट्रांजैक्शन कर सकते हो। और चेक अगर तुम्हें मिला तो वो बैंक में हम लोग डिपॉजिट करके उसके थ्रू हम लोग कैश ले सकते हैं, इजंट इट? सो उसको कहा जाता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट करके। ऐसी चीज़ों को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहा जाएगा। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट उन्होंने कहा है कि अपने इंडिया में ये बहुत पहले से है, मतलब लिटरली ब्रिटिश रूल से ही था, 1881 से था। और उससे पहले जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट था उसको काम करने के लिए, एक मैंने सबको एडमिट किया है नहीं, कोई तो आ रहा था, क्या सुना? हाँ किया नहीं अभी तक नहीं। हाँ, और उन्होंने कहा कि लाइक 18 जब 1881 में तो उन्होंने वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बनाया। उसके पहले उन्होंने क्या था, अगर हम लोग को ऐसा कुछ काम करना है सो इट वाज गोइंग एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और उन्होंने कहा कि ये एक्ट में बहुत बार अमेंडमेंट आए, बहुत बार चेंजेस आए। वाई द चेंजेस वाज देयर बिकॉज एज पर द करंट नीड क्या हम लोग को करना चाहिए उसके अकॉर्डिंग। Okay, now we will see the preamble कि क्या है exactly नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का preamble.
It became a statutory necessity to enact law governing promissory note, bills of exchange and the check here. मतलब ये हमें लीगल मतलब स्टैट्यूटरी बन गया, ये लीगल हो गया कि हमें ऐसे कोई चीज़ें वहाँ पे लेके आने की जो इट विल गोइंग टू एक्ट एज अ मनी एवरी टाइम कैरिंग कैश, पैसा अपने पास रखना वगैरह, वो सब के अलावा भी वहाँ पे कुछ होना चाहिए कि विच विल गोइंग टू एक्ट एज अ मनी. सो वी कैन से प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड द चेक. अभी आप लोग मुझे एक बताओ कि अपने घर के बारे में बात करो. अपने घर में हमारे लिए कौन सा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रहता है जो अपनी मम्मी बेसिकली यूज करती है. दे आर नॉट एक्चुअली मनी बट दे कैन एक्ट एज अ मनी टू यू इन योर इमरजेंसी पीरियड. व्हाट यू कैन से. मैम गोल्ड. 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 ठीक है, तो गोल्ड हमारे लिए क्या हो गया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो गया. लेकिन आई डोंट नो वेदर आई एम करेक्ट और नॉट, लेकिन मैंने अभी अभी रिसेंटली बहुत बार ऐसा सुना है कि अभी जो ज्वेलर्स रहते हैं वो लोग जनरली अभी ऐसे कहते हैं कि अगर हम लोगों ने उनसे कोई गोल्ड लिया है और हम लोग उनको रिटर्न करने जाते हैं और उसके फॉर्म में पैसा मांगते हैं, तो वो लोग अभी ऐसे सुना है मैंने कि नहीं, दे आर नॉट गिविंग अस मनी. नाउ दे आर टेलिंग कि अगर आपने गोल्ड लिया है तो उसके बदले आप कोई दूसरा गोल्ड ले लो करके, लेकिन पैसा नहीं मिलेगा. ऐसा मैंने सुना है बट मुझे पता नहीं कि कितना सच्ची में है करके, क्योंकि मैंने अभी तक ऐसा कभी ट्राई नहीं किया है कि जाके गोल्ड तोड़ो करके. ओके, तो आपको एक बेसिक तो समझाना कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या है, विच विल गोइंग टू एक्ट एज अ मनी बट दे आर नॉट एक्चुअली मनी. ये समझाना आपको. यस स्टूडेंट. तो यहाँ पे एक एक एग्जाम्पल के फॉर्म में उन्होंने दिया है कि प्रॉमिसरी नोट्स रहता है गवर्नमेंट का प्रॉमिसरी नोट रहता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज रहता है और चेक रहता है. अभी आप लोग मुझे एक बात बताओ, चेक तो सबको पता है. व्हाट डू मीन बाय द प्रॉमिसरी नोट एंड द बिल्स ऑफ एक्सचेंज? कौन बता पाएगा मुझे? चाहिए तो आप लोग गूगल में ढूंढो और मुझे बताओ कि प्रॉमिसरी नोट क्या होता है. यस स्टूडेंट. व्हाट इज प्रॉमिसरी नोट? आप चाहिए तो गूगल में ढूंढो और मुझे बताओ. यस. चलो ढूंढो प्रॉमिसरी नोट. क्या मिला आपको गूगल में? क्या बता रहा है गूगल? मैम प्रॉमिस नोट हाँ. जो वन फाइनेंशियल स्टेटमेंट हाँ. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है हाँ. और रिटर्न बाय वन पार्टी हाँ. हाँ. one party to another party written by one हाँ. party to another party. हाँ. है ना, डेफिनेट सम ऑफ मनी आइदर ऑन डिमांड और एट अ स्पेसिफिक फ्यूचर डेट, है ना, ऐसा लिखा है ना उधर. अभी मैं आपको Yes, बताती हूँ ma'am. प्रॉमिसरी नोट करके. जैसे फॉर एग्जांपल वी कैन से एफडी. हम लोग फिक्स डिपॉजिट निकालते हैं, तो एफडी का आप लोगों के घर में अगर किसी ने एफडी वगैरह किया रहेगा तो उसको है ना आपको स्टेटमेंट दिया जाता है. देखा है आप लोगों ने कभी एफडी निकालने के बाद हमें क्या बैंक से मिलता है करके? अपने पास एक डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए ना कि कितना पैसा हम लोगों ने डिपॉजिट किया है और उसके थ्रू कौन से डेट पे हमें कितना पैसा मिलने वाला है करके. ये सर नो, कितने लोगों ने देखा है एफडी का रिसिप्ट अभी तक? एफडी के लिए वो यस मैम. देखा है ना, तो वो सब क्या है, दीज आर ऑल एक्चुअली द प्रॉमिसरी नोट कि एक पार्टी से दूसरे पार्टी को मतलब फ्यूचर डेट के लिए देखा जाता है कि ये डेट पे आपको इतना मिलेगा. और एक मैं आपको बोलता हूँ, ये पोस्ट ऑफिस में कुछ था ऐसा. पोस्ट ऑफिस में ऐसा बेसिकली दिया जाता था प्रॉमिसरी नोट. लेट मी चेक हियर पोस्ट ऑफिस में क्या था. बहुत फेमस उसका नाम था एफडी का वो. wait, तो सर्टिफिकेट करके था वो, बट आई रियली डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ दैट सर्टिफिकेट. मतलब वो सर्टिफिकेट हम लोग को देते थे और उसके लिए ना मतलब हम ऐसा कुछ नहीं था कि तुम लोगों को बहुत बड़ा अमाउंट का कुछ खरीद के रखना पड़ेगा, ऐसे नहीं रहता है. तो ये कैसे रहता था पोस्ट ऑफिस का, जितना मुझे पता है ना, तो वो सर्टिफिकेट हम लोग 100 रुपया में, 1000 रुपया में ऐसा हम लोग लेके रखते थे. और वो वहाँ पे मैच्योरिटी पीरियड दिया रहता था कि ठीक है 1000 रुपये का आपने ये लेके रखा है और आपका ये जो इसका मैच्योरिटी रहेगा वो ये टाइम पे जाएगा, तभी आपको उतना उतना पैसा मिलेगा करके. सो दैट वे दे यूज टू गिव. सो प्रॉमिसरी नोट मतलब एक सिंपल वे में अगर समझ के लेना है, सो इट इज अ काइंड ऑफ फिक्स डिपॉजिट कि जो हम लोगों को बताया जाता है कि उसके अंदर की फ्यूचर में आपको ये पर्टिकुलर डेट पे कितना पैसा मिलेगा करके. एंड नाउ टेल मी अबाउट द बिल्स ऑफ एक्सचेंज स्टूडेंट. बिल्स ऑफ एक्सचेंज बेसिकली कौन यूज करता है?
ये बताओ मुझे। मैम बिजनेसमैन। हाँ, बिजनेसमैन यूज करता है। और डेटर और कस्टमर्स कर सकते हैं। क्या 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 बोलो फिर से एक बार। मैम डेटर और कस्टमर्स। हाँ, डेटर और कस्टमर, ठीक है। मतलब यहाँ पे बेसिकली ये बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया हेलो। जाता है। हाँ, एम आई ऑडिबल? यस मैम। हाँ, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज बेसिकली बिजनेसमैन यूज करता है, और ऑब्वियसली वो लोग जो ट्रांजैक्शन गुड्स एंड सर्विसेज का जो ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उसके एक्सचेंज के फॉर्म में कुछ जो पेमेंट रहता है उसके बारे में ये रहता है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। सबको वैसा हो रहा है? बहुत नहीं आ रही नो बिल्कुल? मैम। आ रही है ना? नो ऑडिबल। मैम, क्लियर है वॉइस। क्लियर है ना? ओके ओके, ठीक है। तो आपको मतलब एक बेसिक तो समझाना कि नेगोशियल इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या रहता है। व्हाट इज प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक, तो सबका पता रहता है क्या रहता है। ओके, यस। yes. Now we'll see here. This definition does not say anything about the characteristics of a negotiable instrument, but it mentions about the instrument which can be legally called as a negotiable instrument. मतलब जो उस मतलब कैरेक्टरिस्टिक, मतलब यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऐसा नाम नहीं है, लेकिन उसका पर्पस क्या है ये सबको पता है। सो दैट देयरफॉर लीगली दे आर सेइंग कि उसको हम लोग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। इट फॉर्चुनेटली हाउएवर डज नॉट प्रोहिबिट any other instrument which satisfy the features of negotiability from being designated as a negotiable instrument। जैसे हम लोगों के लिए गोल्ड एक हो गया कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो हम लोग लीगली उसको कह सकते हैं कि ओके दिस इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ऑल्सो। तो उन्होंने ऐसे कुछ भी लिमिटेशन वहां पे रखे नहीं है कि इसको कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए करके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ओके, now the next one here, the features of negotiability from being designated as a negotiable instrument. Okay, Justice Casey Wills define negotiable instrument as one, the property in which is acquired by anyone who takes it bona fide for value, notwithstanding any defect of title in the person from whom he took it. Okay, अभी आपको एक बात बताती हूँ कि इवन जो हम लोग प्रॉपर्टी खरीद के रखते हैं, जैसे एक घर रहता है, तो कोई कोई पेरेंट्स का ऐसा रहता है कि नहीं, जब मेरे बच्चे को इसका मतलब एजुकेशन के लिए बहुत ज़रूर रहेगा, कोई इमरजेंसी सिचुएशन में बहुत पैसे की ज़रूरत रहेगी, तो उस टाइम पे मैं वो घर को सेल कर दूंगी करके। तो वो भी हमारे लिए क्या काम करता है, एज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। मतलब वो कहने के लिए तो एक एक बिल्डिंग, मतलब एक घर है जो विच इज मतलब बिल्ड ऑफ, हम लोग बोलते हैं कि एक कंस्ट्रक्शन के थ्रू बनाया गया है करके, तो वो रहने के लिए तो घर है, लेकिन किसी और के लिए वो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के जैसा भी काम करता है। ओके, सो दिस इज व्हाट द तो मैम नेगोशिएबिलिटी। शेड्स भी हो सकता है ना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। यस, इवन शेयर्स आल्सो वी कैन से एज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कि जब भी ज़रूरी है तो बेचो और पैसा ले लो करके। यस, इवन वी कैन से दैट वन आल्सो, कि वो भी अपने लिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रहता है। उन्होंने यही कहा है ना कि बस कैश नहीं है तुम्हारे हाथ में, बट एनीथिंग विच यू कैन कन्वर्ट इट इनटू द मनी, सो दैट वुड बी एक्ट एज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फॉर यू। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे ट्रांसफरेबिलिटी। A negotiable instrument as a document of title to money is transferable either by the application of the law or by the custom of trade concern। मतलब तुम लोग लीगली भी इसको ट्रांसफर कर सकते हो। मतलब ऐसी कोई असेट है, जैसे अगर मैं प्रॉपर्टी के बारे में बात करूंगी, तो मुझे वो पैसा मतलब किसी और को वो असेट देना है, किसी और को और के नाम वो प्रॉपर्टी देना, मतलब मैं इंश्योर क्या कर रही हूँ, वहां पे पैसा ही दे रही हूँ, लेकिन पैसे की जगह पे मैं कुछ और दे रही हूँ। सो देखो दे आर सेइंग कि इसको आप लोग लॉ के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, और जो भी आपका कस्टम ऑफ ट्रेड है, मतलब जैसे आप लोगों को वहाँ पे ट्रांजेक्शन करना है जिस वे में, दैट वे ऑल्सो यू कैन गिव इट to the other party, ऐसा उनका मीनिंग है यहाँ पे। ओके, नाउ द स्पेशल फीचर्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। The special feature of such an instrument is the privilege it confers to the person who received it bona fide and for value to possess good and title thereto, even if the transferor has no title or had defective title to the instrument also। मतलब ठीक है, सेम ये फीचर्स में मतलब उन्होंने यही कहा है कि किसी और को तुम लोग दे रहे हो, उनके नाम पे उनके नाम के ऊपर करके दे रहे हो, सो कैश दे रहे हो नहीं दे रहे हो वो सब बात अलग है, लेकिन आप कुछ प्रॉपर्टी दे रहे हो या फिर कोई गोल्ड दे रहे हो, कोई शेयर किसी के नाम पे रख रहे हो आप लोग, तो ये सब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जैसा हो गया कि आप कैश नहीं दे रहे हो, लेकिन आप एटलीस्ट उनको असेट दे रहे हो करके। Okay, distinctive features easily transferable from one person to another, confers absolute and the good title of on the transferee. The holder of a negotiable instrument
is called the holder in due course and possess the right to sue upon the instrument in his own name. ओके मतलब जैसे कि हमारे पास वो कोई इंस्ट्रूमेंट है, जैसे वो गोल्ड मेरे पास है, ठीक है, लेकिन वो गोल्ड में किसी और को दे रही हूँ, मतलब वो गोल्ड भले ही रहने के लिए, जब वो गोल्ड मेरे पास है सो आई एम द होल्डर, उसको हम मुझे कहाँ पे मुझे वहाँ पे कहा जाएगा होल्डर इन ड्यू कोर्स, ठीक है। उसके बाद में जिसके पास वो राइट है कि वो किसी और को वहाँ पे किसी नाम किसी के नाम पे दे सकता है करके, दैट्स इट, ठीक है। देन टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट उन्होंने तीन कहा यहाँ पे, चेक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट। उसके बाद में है यहाँ पे, अच्छा पूरा सेक्शन के बारे में लिखा हुआ है। ओके एक्सेप्शन उन्होंने क्या दिया यहाँ पे, दैट वी विल सी। Sometimes the drawer and the holder can take away the negotiability of an instrument by expressions such as not negotiable पे। अच्छा मतलब उन्होंने कहा है कि कभी कभार हम लोग ये भी कर सकते हैं कि जैसे विल रहते हैं, देखो घर पे मतलब कोई अपने जो बुजुर्ग रहते हैं वो विल बना के रखते हैं कि मेरा ये प्रॉपर, ऐसे बोलने के लिए तो कहते हैं कि नहीं एक पर्टिकुलर विल में उसके बेटे का पूरी तरह से राइट रहता है, लेकिन अगर उसके पापा को उसके बेटे को वो राइट्स नहीं देना है, वो प्रॉपर्टी नहीं देना है, तो वैसे हम लोग वहाँ पे बोल सकते हैं उसके लिए इट इज़ नॉट नेगोशिएबल करके। ओके सो दैट कैन बी द एक्सेप्शन ऑल्सो। नाउ द नेक्स्ट वन हियर, अच्छा यहाँ पे मीनिंग दिया है व्हाट इज प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है एंड देन चेक क्या है करके। ओके सो प्रॉमिसरी नोट के लिए सेक्शन 4 में दिया है, प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग नॉट बीइंग अ बैंक नोट और अ करेंसी नोट containing an unconditional undertaking signed by the maker to pay a certain sum of money only to or to the order of certain person or to bearer of the instrument। प्रॉमिसरी नोट पे मतलब हम लोग वहाँ पे लिख के देते हैं कि ये जो मेरा इंस्ट्रूमेंट है ये किसके पास जाने वाला है करके, वो हम लोग बताएंगे। देन द बिल्स ऑफ एक्सचेंज सेक्शन 5 में आता है ये, अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल order signed by the maker, okay, signed by the maker directing a certain person to pay a certain sum of money only to, अच्छा मतलब ये सेम, दिस इज ऑल्सो अगेन वी कैन से द ऑर्डर है, मतलब इस वी आर गिविंग ऑर्डर, जैसे कि अगर मैं इम्पोर्टर हूँ, मैं कुछ सामान ले रही हूँ तो मैं वहाँ पे एक ऑर्डर देकर रखूँगी कि इसको जो एक्सपोर्टर है उसको इतना इतना पेमेंट जाना चाहिए करके, दैट वी कैन से। एंड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 the maker creator of the instrument is known as a drawer, the person to whom payment may be made is known as to payee, and the person who is directed to pay the, ये है ना, तुम लोग इसके लिए ध्यान में रखो, शायद इसके ऊपर आपको ऑब्जेक्टिव आ सकता है। अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दैट कौन से सेक्शन में ऐसा बताया गया है कि दैट इंस्ट्रूमेंट मतलब मेकर और द क्रिएटर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विल बी नोन एज व्हाट, तो ड्रॉवर कहा जाएगा, जो हम लोग उसके ऊपर जो पेमेंट करते तो उसको पे ही कहा जाएगा, and then again the person who is directed to pay the amount is known as a drawee। okay चेक का तो सबको पता है कि व्हाट इज चेक हियर, MICR चेक, ये मैंने फर्स्ट टाइम सुना है, दिस इज मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। MICR चेक ये क्या है, फर्स्ट 6 नंबर इंडिकेट द चेक नंबर, नेक्स्ट 3 नंबर इंडिकेट्स द सिटी कोड, नेक्स्ट 3 नंबर्स इंडिकेट द बैंक कोड, नेक्स्ट 3 नंबर इंडिकेट द ब्रांच कोड। थोड़ा देखो गूगल पे कि MICR चेक का कैसा इमेज रहता है करके, जस्ट फाइंड आउट, यस फाइंड आउट स्टूडेंट, MICR चेक का कैसे मतलब इवन मुझे भी देखना है वो क्या है करके। MICR चेक, अच्छा इट इज सेम, लेकिन MICR कोड तो हर एक इसमें रहता है जितना मुझे लगता है। यस स्टूडेंट आप लोग देख रहे हो मेरे साथ, मैं शेयर करूँ आपके साथ स्क्रीन चाहिए तो, वेट सी उन्होंने यहाँ पे ऐसा दिखा रहे हैं MICR, तो यहाँ पे कहा है उन्होंने MICR कोड, हम लोग इसको जनरली, हाँ मतलब चेक नंबर तो होता ही है ना सबका, तो दिस वन, दिस इज MICR कोड। तो आई थिंक वॉट एवर चेक वी आर यूजिंग वो सब में तो MICR कोड तो रहता ही है। व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू स्टूडेंट,
यस और नो? यस मैम, Yes, सब में ma'am. रहता है। सब में रहता है MICR कोड। मतलब अभी जो हम लोग जनरली भी यूज करते हैं तो हर एक चेक मतलब MICR ही रहेगा फिर तो। अच्छा लेकिन अच्छा तुम लोग MICR का उन्होंने क्या कहा है कि फर्स्ट 2 डिजिट क्या इंडिकेट करते हैं बेसिकली? MICR कोड में उन्होंने कहा है फर्स्ट 6 नंबर इंडिकेट द चेक नंबर। हाँ वो बराबर है, चेक नंबर इंडिकेट करता है। उसके बाद में नेक्स्ट 3 नंबर इंडिकेट द सिटी कोड। ओके, एंड उसके बाद वाले नेक्स्ट 3 नंबर इंडिकेट्स द बैंक कोड, और उसके बाद वाले नेक्स्ट 3 नंबर इंडिकेट्स द ब्रांच कोड। ओके, ये मुझे नहीं पता था कि ये MICR कोड में इसका मीनिंग क्या रहता है करके। मुझे जस्ट ये पता था कि चेक नंबर करके, बिकॉज वेन एवर वी आर डिपॉजिटिंग द चेक हम लोग को वो चेक नंबर ही लिखना पड़ता है, तो उसके बारे में पता था। बट लाइक सिटी कोड क्या होता है, वो लोग लिटरली सिटी कोड, बैंक कोड और ब्रांच कोड भी लिखते हैं। इट्स अ गुड थिंग। चलो कुछ नया पता चला मुझे भी। तुम लोगों को कुछ नया पता मैम हम चला लोग या को भी नहीं? आज ही पता चला है। क्या हम लोग क्या? भी यही सुनते हैं, चेक नंबर चेक नंबर। हाँ है ना, हम लोग बेसिकली वही लिखते हैं ना, चेक नंबर ही ज्यादा करके लिखते हैं कभी भी बैंक में जाते हैं तो। ये सब के बारे में तो हम लोगों ने कभी स्टडी नहीं किया कि ये क्या होता है करके। पहला वाला मैंने क्या बताया आपको, पहला क्या रहेगा जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, व्हाट एग्जांपल वी आर सेइंग। हाँ, हम लोग ये वाले चेक के बारे में देख रहे हैं ना। हम्म, तो ये वाला हो गया आपका चेक नंबर ना, दिस वन इज योर चेक नंबर। उसके बाद में इसके अंदर ये एक 4 नंबर, उसके बाद में ये 4 नंबर, एंड देन अगेन दिस वन इज सेम ना, ठीक है। तो बैंक कोड बताता है, देन ब्रांच कोड बताता है, एंड देन सिटी कोड बताता है। ध्यान में रखा स्टूडेंट, ये शायद IBPS के लिए भी पूछा जा सकता है MICR कोड का। और MICR का फुल फॉर्म क्या बोला मैंने आपको? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MICR? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, ध्यान में रखो, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MICR? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। Character. हाँ ये ध्यान में Yeah. रखो, ये शायद तुम लोग को MCQ में आ जाएगा। ओके, हाँ नेक्स्ट ईयर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चेक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट। ओके, यहाँ पे देखो उन्होंने कुछ डिफरेंसेस कैरेक्टरिस्टिक बताया उसके। Okay, can anyone tell, just read this point. Measurement, can you? Instrument in writing. अच्छा तफसीर, you want to read? Raise hand किया आपने? Yes तफसीर। स्क्रीन पे ये बेटा रीड कर सकते हो, दिख रहा है ना स्क्रीन? है नहीं, मैंने अभी तक ऑन किया। All of you can see the screen. यस मैम। हाँ, okay, who will read this one? Instrument in writing. निधि, okay निधि, निधि रीड करो बेटा फटाफट। फर्स्ट, इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। हम्म, पेंसिल राइटिंग इज नॉट, हेलो, हाँ हाँ बोलो बोलो, सुनाई दे रहा है बेटा, बोलो। pencil writing is not forbidden by the law, but okay हम्म, ma'am, but by the law, but to prevalent alternation, etc. The customer and uses हम्म, not do not allow this. okay next। Unconditional order promise. हम्म, Read करूँ? हाँ हाँ बोलते जाओ, कंटिन्यू बोलते जाओ। Check and bill of exchange are ordered to creditor to the debtor by pay money instrument with expression such as LOU rupees 500 is not a bill of exchange. On the other hand, of promise with following narration duly signed, dated and accepted by an drawee in a bill of exchange. I promise to pay B to order rupees 5,000. ओके, मतलब उन्होंने कहा है कि Difference वैसा वहाँ पे स्टेटमेंट होना चाहिए करके। देखिए इंस्ट्रूमेंटल राइटिंग में उन्होंने कहा पेंसिल से राइट हम लोग कर नहीं सकते हैं, मतलब वहाँ पे कुछ अल्टरनेशन कोई किसी ने करना नहीं चाहिए। और अनकंडीशनल ऑर्डर में उन्होंने यहाँ पे कहा है कि एक प्रॉपर वे में वहाँ पे लिख के होना चाहिए कि किसको क्या पैसा जा रहा है करके। ओके नेक्स्ट वन, नेक्स्ट करो निधि, नेक्स्ट रीड करो। difference between check and bill of exchange. The हम्म, main difference between check and a bill of exchange is that the form हम्म,
Promer is always drawn and is payable by the banker specified then. हाँ ये तो सबका पता है कि मतलब जब पहले जैसे चेक है तो वो हमेशा हम लोग निकाल के मतलब ड्रॉन करना पड़ता है, मतलब वो देने के बाद उसके थ्रू पैसा निकालना पड़ता है। ओके नेक्स्ट वन ईयर निधि करो, रीड करो, कंटिन्यू। Certainty of the sum. The amount of the instrument must be certain, हाँ ठीक। payable to order or bearer. The instrument must be payable either to order to bearer as per provision of Section 13 of the Act. For example, if a check is drawn with the expression pay to Ram Lal. मैम ये भी एग्जाम्पल भी पढ़ना है। नहीं रहने दे, समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट आप लोगों को क्या मतलब क्या बता रहे करके। कुछ डिफिकल्ट रहेगा तो हम लोग उसका एक्सप्लेनेशन देंगे। नेक्स्ट पढ़ो फिर। पेई मस्ट बी वो First, पढ़ो। a certain person. The term person include beside individual bodies, corporate, local authorities, cooperative society, etc. And it also include register, principal, director, security, etc. To those instruments, paying may be more than one person. ओके मतलब उन्होंने कहा है कि पेई यहाँ से मतलब ऐसे कोई भी हो सकता है और एक मतलब एक ही पर्सन नहीं तो मोर देन वन पर्सन कैन ऑल्सो बी द पेई। नेक्स्ट। Term of payment, a check is always payable on demand. True words of this effect are not mentioned therein. A bill may be payable to sign or after a period of time specific therein. A promissory note of bill of exchange in which no time for payment is specified is payable on demand. If the bill is payable after the certain period, it must be accepted by a drawee. हाँ But मतलब no टर्म्स such ऑफ पेमेंट। हाँ ओके मतलब टर्म्स ऑफ पेमेंट भी वहाँ पे क्लियरली होता है कि कब तक पे कर मतलब होना चाहिए वो पैसा कब तक मिलेगा वगैरह उसके बारे में। नेक्स्ट पढ़ो विनिधि, सिग्नेचर का पढ़ो। signature of the drawee and promissory. The negotiable instrument is valid only if it is bearer the signature of the drawee promissory. हाँ ठीक है चलेगा, ये सिंपल है। नेक्स्ट पढ़ो। Delivery of the instrument. The making, acceptance, or endorsement of an instrument is completely by delivery in term of Section 46 of the Act. Stamping of promissory note and bill of exchange is necessary. The Indian Stamp Act 1899 required that the promissory note ओके डिलीवरी। promissory हाँ note of bill of exchange. ठीक है नेक्स्ट पढ़ो। करेंसी नोट। Currency note. Currency note is a promissory note payable to bearer on demand. Section 21 of RBI Act profitable creation to this type of promissory note by others excepting the Reserve Bank of India. ओके नेक्स्ट पढ़ो। होल्डर एंड द होल्डर इन ड्यू कोर्स वो पढ़ो। A negotiable instrument is transferable from one person to another. The Negotiable Instrument Act confers upon the person what required to confide and for value the right to profit. ओके वी हैव सीन ऑल अबाउट द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है वो क्या रहता है, उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक रहता है करके, कौन से तीन वहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया एज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है नाउ जस्ट टेल मी व्हाट यू अंडरस्टूड, व्हाट इज एग्जैक्टली द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। क्या समझा आपको ये सब पढ़ने के बाद में? व्हाट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक समरी करके एक दो लाइन में बता दो। हु विल टेल मी हियर? यस आलिया, कैन यू? आलिया शेख। यस आलिया। यस मैम। हाँ आलिया मुझे बताओ बेटा क्या समझा आपको? यस मैम। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या है एग्जैक्टली? एक एक लाइन में बता दो। कौन से एग्जाम्पल को आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहोगे? मैम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जैसे डॉक्यूमेंट है ना, प्रॉमिस। हाँ बोलो बोलो। अच्छा आलिया लेस देन 1 मिनट दिख रहा, ये अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट लिया है ना? यस मैम। ओके 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 सिर्फ प्रॉमिसरी नोट अभी आई थिंक लेक्चर अपना कभी भी खत्म हो जाएगा, बट आप समझ लो प्रॉमिसरी नोट मतलब एक ऐसी चीज़ है कि जो असेट के फॉर्म में है और जिसको आप इजीली कैश में व्हाट वी कैन से वी कैन टर्न इनटू द वी कैन कन्वर्ट इट इनटू द कैश। ठीक है लेकिन यहाँ पे डिटेलिंग दिया रहता है कि ये किसको पेमेंट जाएगा, कौन से पीरियड में जाएगा, इसका पूरा डिटेलिंग वहाँ पे लिखा हुआ रहता है।
बेस्ट एग्जाम्पल उनका है प्रॉमिसरी नोट है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, एंड देन वी आर सेइंग चेक आर द बेस्ट एग्जाम्पल है। इतना ध्यान में रखो आप लोग, ठीक है। नेगोशियल इंस्ट्रूमेंट में जो एमसीक्यू में के लिए आएगा वो जो मैंने आपको बताया वैसे ही पढ़ना है, अदरवाइज जस्ट टू अंडरस्टैंडिंग इट इज ओके कि क्या तुम लोग को समझ में आना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। ओके स्टूडेंट, कल के लिए कोई पढ़ाई नहीं है।